गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का जो चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, आज हम लोग उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर हम लोग का पूरा खत्म हो चुका है, तो आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है कि नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि शरीर में नियंत्रण और जो समन्वय की क्रिया होती है वो तंत्र के द्वारा होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है। तो नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है, तो मस्तिष्क के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क का जो भाग है, परम मस्तिष्क, वो होता है। तो यहाँ मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, परम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क जो होता है उसका टोटल 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इन तीनों में से जो सबसे लास्ट वाला होता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको लघु मस्तिष्क भी बोला जाता है, क्योंकि ये साइज में सबसे छोटा होता है, इसी कारण से इसका नाम लघु मस्तिष्क भी है। तो लघु मस्तिष्क बोले या पश्चिम मस्तिष्क बोले, ये दोनों मस्तिष्क की नाम एक ही है, शरीर का संतुलन बनाएगा रखने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी हमारा लघु मस्तिष्क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की गति एवं श्वसन को कौन नियंत्रित करता है। तो हृदय की गति और श्वसन, इन दोनों को जो नियंत्रित करता है वो है सबसे छोटा मस्तिष्क, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग मेडुला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला। शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है, संतुलन बनाए रखने की क्रिया, हृदय से गति के संबंधित क्रिया, ये सभी क्रियाएं लघु मस्तिष्क के मेडुला भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की तंत्रिका इकाई क्या कहलाती है। तो मनुष्य के शरीर की जो तंत्रिका है उसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज हुआ, या तो इसको न्यूरॉन बोला जाता है या इसको तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग न्यूरॉन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन जो होता है उसमें मुख्यतः डेंड्राइट्स, एक्सॉन और कोशिका शरीर, ये तीनों मिलकर के एक संपूर्ण न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका का निर्माण करती है। इन तीनों के अलावा भी और सारी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों मुख्य है। तो यह हमारा न्यूरॉन के भाग में आपको डेंड्रन भी देखने को मिल सकता है, डेंड्राइट्स भी हो सकता है, रेनवियर की नोड, एक्सॉन, हम लोग जितना फिगर में पढ़े थे वो सभी चीज इसके मुख्य भाग है, लेकिन यहाँ पर केवल 3 भाग के बारे में पूछा है, और तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संदेश भेजने और प्राप्त करने का कार्य कौन करता है। तो शरीर में कहीं भी अगर संदेश प्राप्त होता है तो उसको ग्रहण करने का और साथ ही साथ उसको भेजने का, इन दोनों का जो कार्य होता है इसका कार्य करता है तंत्र करता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर के तंत्र का निर्माण करती है। तो ये जो मस्तिष्क है, यानी कि ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है पौधे में समन्वय किनके द्वारा होता है। तो पौधों में जो समन्वय होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन क्या है। तो ऑक्सिन जो है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जो मुख्यतः पादप में वृद्धि के लिए सहायक होता है, यानी कि पादप में वृद्धि के लिए सहायक जो होता है वो होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जिबरेलिन क्या है। तो जिबरेलिन भी एक प्रकार का पौधों में वृद्धि हार्मोन है। जिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये सभी पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। अगला है साइटोकाइनिन का कार्य क्या है। तो साइटोकाइनिन जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो कोशिका में जब वृद्धि होती है, यानी कोशिका में जब वृद्धि, जब कोशिका 1 से 2 या 2 से 4 बनते हैं तो उस समय कोशिका विभाजित हो रही होती है। तो उस कोशिका विभाजन के कार्य के समय साइटोकाइनिन नामक हार्मोन क्या करता है, इसका सहायता करता है।
अगला क्वेश्चन है, एथिलीन का कार्य क्या है? तो एथिलीन एथिलीन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने का कार्य करता है। हम लोग सब जानते हैं कि फल जो होता है, फल का जब निर्माण होता है तो उस समय क्या होता है, फल कच्चे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फल अपने आप क्या होते हैं, पकते हैं। तो उनको पकाने का कार्य जो होता है वो एथिलीन करता है। तो एथिलीन का कार्य क्या हो जाएगा, फल पकाना। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है, अब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य है? देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े कि जिबरेलिन जो पादप में वृद्धि हार्मोन है, जो पादप में क्या करता है, वृद्धि करता है, उसी प्रकार से जो ये अब्सिसिक अम्ल है ये पादप में वृद्धि को रोकता है। यानी कि पादप में वृद्धि को रोकने का जो कार्य है वो कौन करता है, तो वो करता है अब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वृद्धि को रोकना। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश की दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है? देखिए, तो पौधे जो होते हैं, कोई भी अगर पौधा है तो वो दो प्रकार की गति करते हैं। एक गति होता है प्रकाश की ओर, एक गति होता है प्रकाश की ओर, और दूसरा गति होता है प्रकाश के विपरीत। प्रकाश के विपरीत। तो पौधा जो होता है उसमें टोटल दो टाइप में पौधा डिवाइड रहता है। एक होता है जड़ तंत्र और दूसरा होता है तना तंत्र। तो पौधे का जो तना तंत्र होता है, पौधे का जो तना तंत्र है, वो तना तंत्र जो होता है प्रकाश की ओर गति करता है, और वही जो पौधे का जड़ तंत्र होता है वो विपरीत दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में, यानी कि गति करता है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर। तो जब ये प्रकाश की दिशा में मुड़ता है तो उसको हम लोग प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन, जब प्रकाश की गति जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर होता है, यानी कि नीचे की ओर होता है, तब हम उसको गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। और जब जल की ओर होता है तो उसको हम लोग जलानुवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि पौधे में प्रकाश की दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी भी पौधों का प्रकाश की दिशा में मुड़ना कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। अगला है कि जड़ का नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो अभी हम लोग जाने कि किसी भी पौधे का जो जड़ होता है उसमें गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया होती है। यानी कि जो पौधे का जड़ होता है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको इस बार अलग कर दिया, एक है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, एक है ऋण। तो जड़ का नीचे की ओर बढ़ना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो जड़ जो है, पौधे का जो जड़ होता है वो जो वृद्धि करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। इसको बोला जाता है गुरुत्वानुवर्तन। तो ये जो गुरुत्वानुवर्तन है, तो ये गुरुत्वानुवर्तन चूंकि नीचे की ओर होता है तो इसको हम लोग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन भी बोलते हैं। और वही अगर गुरुत्वाकर्षण की विपरीत जाता है तो हम इसको ऋणात्मक भी बोलते हैं। तो जड़ का नीचे की ओर बढ़ना, तो जड़ जब नीचे की ओर बढ़ रहा होता है तो इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, तंत्रिका आवेग का वह भाग है जो संदेश भेजता है। तंत्रिका आवेग यानी कि तंत्रिका तंत्र का ऐसा कौन सा भाग है जो उसको आवेग को आगे की ओर भेजता है? तो तंत्रिका तंत्र का जो एक्सॉन है ये किसी भी आवेग को आगे की ओर भेजने का कार्य करता है। यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका में, उससे आगे, और उसके बाद मस्तिष्क तक इसको पहुंचाने का कार्य करता है एक्सॉन। अगला है कि मनुष्य के मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क के बाहर एक हड्डी की संरचना होती है जिसको खोपड़ी कहा जाता है, और वही खोपड़ी क्या करती है, मनुष्य के मस्तिष्क की रक्षा करती है। तो ऑप्शन ए हमारा खोपड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मेरु रज्जु कहाँ स्थित होती है? तो हम लोग पढ़े हैं कि मेरु रज्जु होता है जो मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो ये पाई जाती है रीढ़ की हड्डी में। तो मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है। अगला है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो जो
क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है उसका टोटल 3 नाम है। एक नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि और तीसरा है मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। तो ये टोटल 3 पिट्यूटरी ग्रंथि का ही नाम है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि। अगला है कि एड्रेनल हार्मोन कौन स्रावित करता है। तो ये जो एड्रेनल हार्मोन है ये शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एड्रेनल हार्मोन है इसका क्या कार्य है। तो जो एड्रेनल हार्मोन शरीर से स्रावित होता है उसका कार्य होता है कि शरीर में अगर कोई भी चोट वगैरह लग गया या कहीं भी किसी कोशिका को क्षति हो गया तो ये हार्मोन स्रावित होता है और उसके पश्चात ही शरीर में कोई भी अगर संकट है, चोट लग गया, कोशिका नष्ट हो गई, तो इन सभी को ठीक करने का काम किसका है? तो एड्रेनल हार्मोन का है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एड्रेनल हार्मोन का क्या कार्य है। तो एड्रेनल हार्मोन का कार्य होता है शरीर को संकट में तैयार करना। यानी कि अगर शरीर पे कोई संकट आया है तो उसको बचाने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनल हार्मोन। अगला है कि इंसुलिन का क्या कार्य है। इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। तो इंसुलिन जो होता है वो स्रावित होता है अग्न्याशय से। कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। और ये जो इंसुलिन स्रावित होता है ये भोजन में पाए जाने वाले शर्करा को, यानी कि भोजन में जो शर्करा पाया जाता है उसको ये क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन में हमारा ए है कि रक्त में शर्करा नियंत्रित करना। तो इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े कि इंसुलिन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्न्याशय। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। और ये थायराइड ग्रंथि जो है इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और अगर यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलना कम हो जाए तो शरीर में होता है रोग घेघा रोग। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। और इसी थायरॉक्सिन में हमारा आयोडीन भी पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से भी कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। अगला है कि थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य क्या है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो मुख्यतः जब हम लोग भोजन करते हैं, शरीर में जब भोजन की क्रिया होती है, भोजन करने के बाद उसके जो पाचन की क्रिया होती है उसको उपापचयी क्रिया बोलते हैं। तो इसी उपापचयी क्रिया में ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन सहायता करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? शरीर में उपापचयी या क्रिया को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि एड्रेनल को क्या कहते हैं। तो ये जो एड्रेनल हार्मोन होता है, हम लोग देखते हो कभी भी किसी चीज को देख के ना पूरा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और रात के समय तो ऐसा बिल्कुल होता है। रात के समय में अगर कुछ भी दिख जाता है तो उससे हमको भय लग जाता है। तो वो जो डर लगता है वो किसके कारण लगता है? इसी एड्रेनल हार्मोन के कारण। यानी कि बॉडी में जब डर का माहौल होता है, डर का भय लगता है कभी भी, तो डर का माहौल आने के कारण एड्रेनल हार्मोन क्या होता है? स्रावित होने लगता है। तो इसीलिए एड्रेनल हार्मोन को एक और अन्य नाम क्या बोला जाता है? डर का हार्मोन भी बोला जाता है। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि तो बताए हैं आप लोगों को कि पिट्यूटरी ग्रंथि का कितना नाम होता है? 3 नाम। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। तो तीनों में से अभी जैसे ऊपर ही एक क्वेश्चन था कि पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता था कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है या मास्टर ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। अगला है, शरीर में सोने जागने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर में हम लोग सोते हैं, जगते हैं, इन सभी का नियंत्रण तो मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। शरीर के संपूर्ण नियंत्रण और समन्वय का कार्य मस्तिष्क द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर मस्तिष्क के भाग को दे दिया गया है कि किसके द्वारा होता है। तो मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर में सोने और जागने की क्रिया क्या होती है? तो नियंत्रित होती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका में संदेश किस रूप में यात्रा करती है? तो हम लोग पढ़े हैं कि तंत्रिका कोशिका में जो संवेग होती है वो आवेग के रूप में यात्रा करती है। तंत्रिका कोशिका किसी भी अगर बात को समझती है तो उसको वो आवेग में बदल देती है और उस आवेग को वो कहाँ तक पहुंचाती है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका में संदेश किस रूप में यात्रा करता है? तो तंत्रिका कोशिका में संदेश किस रूप में यात्रा करता है? तो विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करता है। तो यहाँ तक हम लोग का 30 क्वेश्चन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला है कि पौधे के किस भाग में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है? तो जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत आता है, यानी कि ये वृद्धि का कार्य करता है। इसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि पौधे के किस भाग में सबसे अधिक पाया जाता है? तो पौधे का जो ऊपरी भाग होता है, जो कली वाला भाग होता है, कली यानी कि जिससे कि पुष्प होता है। अगर कभी आप लोग तने को देखे होंगे तो तने के ऊपर में किसी फूल का पेड़ ले या किसी भी पेड़, तो उसका जो ऊपरी तना होता है वो बहुत मुलायम होता है। तो उसी मुलायम यानी कि सबसे शीर्ष वाले कलिका में हमारा कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन नामक हार्मोन पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हमारा? ऑप्शन ए शीर्ष कलिका बिल्कुल सही। शीर्ष का मतलब क्या होता है? ऊपरी भाग, सबसे शीर्ष वाला भाग। वहीं पे क्या कौन सा हार्मोन हमारा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है। अगला है कि पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है। जैसे कि हम लोग पढ़े कि ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, ये पादप में वृद्धि को रोकता है। लेकिन क्या सभी पौधे हमेशा तक बढ़ते रहते हैं? नहीं, एक समय के बाद पौधे की भी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो उसको जो रोकता है वो रोकता है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा अम्ल रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। ये भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो किसी भी पादप में वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में संदेश प्राप्त करने का भाग है। न्यूरॉन में कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है? तो अगर हम लोग इसके अच्छे इसके चित्र को देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होता है न्यूरॉन हमारा, इस प्रकार का। और न्यूरॉन में यहाँ पर डेंड्रन और डेंड्राइट्स होते हैं। हम लोग इसके बारे में चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, डेंड्रन डेंड्राइट्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं। और इसके मध्य में क्या होता है? तो इसका केंद्रक होता है। हम लोग इतना पढ़े हैं ना चैप्टर में। तो क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में संदेश प्राप्त करने, अच्छा दूसरे दूसरे न्यूरॉन से जो इसको में संदेश आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस भाग को डेंड्राइट्स बोलते हैं और इसके निचले भाग को डेंड्रन बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में संदेश प्राप्त करने का भाग कौन है? तो कौन सा भाग होगा? तो हमारा डेंड्राइट्स। कौन सा भाग हो जाएगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो भाग है वो दूसरे तंत्रिका कोशिका से अपने में क्या प्राप्त करता है? तो संदेश प्राप्त करता है। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दो न्यूरॉनों के बीच संपर्क स्थान को क्या कहते हैं? तो जहां पर दो न्यूरॉनों का संपर्क स्थान होता है उसको सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। हम लोग जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो उसमें भी ये सिनेप्स पाया जाता है। हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। चलो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कौन सी झिल्ली ढकती है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो एक झिल्ली के द्वारा ढकी रहती है। उस झिल्ली का नाम है मेनिंजेस झिल्ली। क्या नाम है उस झिल्ली का? मेनिंजेस झिल्ली। चूंकि हम लोग को पता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो पूर्ण रूप से तंत्रिका कोशिका का बना हुआ है, तो इसलिए उसके सुरक्षा के लिए उसके ऊपर झिल्ली होती है और उस झिल्ली के ऊपर खोपड़ी पाया जाता है। तो कौन सी झिल्ली उसको ढकती है? तो मेनिंजेस की झिल्ली। नेक्स्ट है कि आंखों के पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? तो हमको पता है कि आंख की जो पुतली होती है यानी कि आंखों से नियंत्रण जितना भी कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो यहाँ पर मध्य मस्तिष्क नहीं दिया हुआ है लेकिन मस्तिष्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसके में लिख सकते हैं कि इसके आंखों की पुतली का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये याद रखना है।
सोचने समझने की जितनी भी शक्ति होगी, तो सोचने समझने की सारी शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है? तो सबसे पहला भाग जो हम लोग पढ़े हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। मध्य मस्तिष्क आंखों से रिलेटेड जितना भी कार्य होगा वो मध्य मस्तिष्क करेगा। उसके पश्चात अन्य कार्य, शरीर के संतुलन को बनाए रखना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, ये सब कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये सब कार्य होता है आपका सबसे निचला भाग जो होता है हमारा लघु मस्तिष्क बोलते हैं, या उसको पश्च मस्तिष्क भी बोलते हैं। अगला है प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रतिक्रिया हम लोग पढ़े हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, यानी कि किसी भी चीज को जब हम अचानक गर्म वस्तु को छू लेते हैं, जैसे कि गर्म बर्तन को छू लिए, तो हमारा हाथ वापस से क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। तो बोलता है ये सब कार्य कहाँ होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि इसमें मस्तिष्क की कोई भी भूमिका नहीं होती है। ये सब कार्य कहाँ होता है? तो मेरु रज्जु में। ये सब कार्य कहाँ होता है? मेरु रज्जु में। तो याद रखना है कि प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया ये सब कार्य कहाँ पे होता है? तो मेरु रज्जु में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है पौधे में स्पर्श संवेदन किस पौधे में दिखता है? स्पर्श संवेदन यानी कि छुई मुई पौधा के बारे में सबको जानते होंगे। छुई मुई पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों को जैसे ही छुआ जाता है ना, तो कुछ समय के लिए वो पत्तियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। वही बोलता है कि स्पर्श संवेदन। स्पर्श मतलब होता है छूना। तो किस पौधे की पत्तियां छूने से संवेदित हो जाती है? तो किस पौधे की पत्तियां हो जाती है? तो छुई मुई पौधों की पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छुई हुई पौधों में पत्तियां क्यों सिकुड़ती है? तो पत्तियां इसलिए सिकुड़ती है क्योंकि किसी भी पौधे में, किसी भी पादप में जो होता है किसी भी चीज का जो बहाव होता है एक नियंत्रित दिशा में होता है, लेकिन जब उसकी पत्तियों को छुआ जाता है तो उसकी पत्तियों में संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो इसीलिए पत्तियों में संतुलन बिगड़ने के कारण क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां सिकुड़ जाती है। अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हम लोग ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया के बारे में पढ़े हैं। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं? जो मनुष्य की इच्छा के द्वारा होता है। और अनैच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं? जो हमारी इच्छा के बगैर होता है। तो जो हमारी इच्छा के बगैर होता है उन्हीं को नियंत्रित करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो क्वेश्चन है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसको नियंत्रित करता है? तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो मनुष्य के इच्छा के बगैर होती है, उनको कौन नियंत्रित करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतुलन बनाए रखने का कार्य। तो मनुष्य में संतुलन बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा होता है? लघु मस्तिष्क यानी कि पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि जो इंसुलिन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा। और अगर इंसुलिन जो है वो किसको नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन होता है वो रक्त में उपस्थित शर्करा को नियंत्रित करता है। यानी कि बॉडी में जो मिठास होता है ना रे, उस बॉडी में जो मिठास है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। तो अब ये जो इंसुलिन है इसकी कमी से पूछ रहा है कौन रोग? तो इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज भी इंग्लिश में बोलते हैं। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? मधुमेह या डायबिटीज होता है। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े कि थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। अगला है कि पौधे में हार्मोन कहाँ बनते हैं? तो पौधे में जो हार्मोन है, हमेशा याद रखना है, पौधे का जो शीर्ष भाग यानी कि जो पौधे का ऊपरी भाग होता है उसमें ही हमेशा क्या बनता है? हार्मोन बनता है। तो पूछा है क्वेश्चन कि पौधों में हार्मोन कहाँ बनता है? तो पौधे के शीर्ष भाग में क्या बनता है? हार्मोन बनता है। अगला है हार्मोन शब्द का क्या अर्थ है? तो जो भी शरीर में हार्मोन होता है वो शरीर में उत्तेजना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? उत्तेजना प्रदान करता है। तो हम क्या उसको उत्तेजक पदार्थ बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं उसको? उत्तेजक पदार्थ। तो हमारा ऑप्शन ए हार्मोन शब्द का क्या अर्थ है? तो हार्मोन शब्द का अर्थ है उत्तेजक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है
कि शरीर में समन्वय का क्या अर्थ है। तो शरीर में समन्वय यानी नियंत्रित का अर्थ होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ये तो हम लोग पढ़े हैं। और समन्वय का अर्थ होता है शरीर में जो इतने सारे भाग होते हैं वे सभी एक साथ कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मस्तिष्क एक साथ कई कार्यों को हैंडल कर सकता है। आखिर उसके पास हैंडल करने की क्षमता कैसे है? अगर मनुष्य के पास कोई भी आवेग है, चाहे वो किसी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा है, नाक से किसी वस्तु का सुगंध आए, कान से हम किसी चीज को सुने या आंख से किसी चीज को देखे, तो ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हम जो भी आवेग अपने अंदर ले रहे हैं मस्तिष्क एक साथ सभी में अच्छे से कार्य करेगा करेगा। तो इसी को हम लोग समन्वय बोलते हैं कि शरीर का अगर सभी अंग एक साथ कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग सही ढंग से भी सुन लेते हैं। तो ये कार्य कैसे होता है? तो ये कार्य किसके द्वारा होता है? समन्वय के द्वारा। और शरीर में समन्वय की क्रिया किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा होती है? अगर पूछ ले कि शरीर में समन्वय की क्रिया किसके द्वारा होती है तो किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र की पुत्री का फैलना किसका उदाहरण है? हम लोग जो आंख का जो हमारा ये आंख का जो ऊपरी भाग है, हम लोग किसी चीज को देखते हैं या हमारा आंख बार बार ब्लिंक करता है, तो इसमें क्या हमारी इच्छा होती है? हमारी इच्छा नहीं है। तो जो हमारी इच्छा के बगैर होता है उसको कौन सा क्रिया बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, अनैच्छिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की गति जो किसी दिशा में नहीं होती है, यानी कि पौधे का वैसा गति जो किसी दिशा में नहीं होती है, ना तो प्रकाश की ओर हो रही है ना ही गुरुत्वाकर्षण की ओर, तो इसको हम लोग नास्तिक गति बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? नास्तिक गति, मतलब किसी की ओर गति नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग कौन से होते हैं? तो मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, केंद्रीय व परिधीय। इसको हम लोग एक चित्र से समझते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये तंत्रिका तंत्र को अगर हम गौर से देखेंगे तो तंत्रिका तंत्र में जो ये बीच वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। तो एक इसका ये मेन भाग केंद्र हो जाता है। और नेक्स्ट ये जो साइड साइड वाला जितना भाग होता है नीचे की ओर भी ये सारा भाग जो होता है इसको क्या बोला जाता है? परिधीय भाग। तो क्वेश्चन है कि मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग कौन कौन से है? तो कौन कौन से हो जाएगा? केंद्रीय व परिधीय। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। तो ये क्लास 10th का जो चैप्टर था नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।